हेलो बच्चों, मैं विशाल से रेलवे शिक्षण संस्थान में आपका स्वागत है। चलिए कक्षा 12 के रसायन विज्ञान के टॉपिकों में हम और आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पिछला जो चैप्टर था ये चैप्टर ख़त्म होता है। आज हम अपना अगला नया अध्याय पढ़ते हैं। आज जो हमारा अगला चैप्टर है इसका नाम है रसायन विज्ञान। अगला अध्याय हमारा वैद्युत रसायन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, इस चैप्टर में हम मैक्सिमम पोर्शन फिजिक्स का पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वैद्युत रसायन, इसमें हम अधिकतम भाग जो है ये फिजिक्स से संबंधित ही पढ़ेंगे। ये समझिए 20% इसमें केमिस्ट्री रहेगा, बाकी आपका 80% इस चैप्टर में पूरे का पूरा फिजिक्स ही रहना है। तो चलिए देखते हैं। तो ये चैप्टर में सबसे पहले हमको पढ़ना है रेडॉक्स अभिक्रिया के विषय में। रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया जिसका दूसरा नाम है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया को ही हम लोग ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। और इस अभिक्रिया में होता क्या है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। ठीक है, इस अभिक्रिया में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। चलिए सबसे पहले हम रेडॉक्स अभिक्रिया की परिभाषा को देखते हैं। व्हाट इज रेडॉक्स अभिक्रिया? देखिए, रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें इलेक्ट्रॉनों का एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरण होता है, रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। बात समझ आई? लैंग्वेज एक बार फिर से देखिए। रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। मेरे कहने का ये मतलब है, जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, एज एग्जाम्पल आप समझिए, जैसे आप कॉपर आयन ले लीजिए। ठीक है, कॉपर आयन में कॉपर सल्फेट का एक जलीय विलयन ले लीजिए, और इस कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में आप जिंक धातु का एक टुकड़ा डाल दीजिए। तो यहाँ एक रासायनिक अभिक्रिया देखने को मिलती है, और ये रासायनिक अभिक्रिया ही रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। जैसे एज एग्जाम्पल कि ये आपने ले लिया क्यूप्रिक आयन, क्यूप्रिक आयन। ठीक है, और ये है आपका जलीय क्यूप्रिक आयन यानी AQ, यानी आपका कॉपर सल्फेट का एक जलीय विलयन हो गया। और कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में हम क्या कर रहे हैं, जिंक धातु का एक टुकड़ा डाल रहे हैं। तो हम क्या देखते हैं कि क्यूप्रिक आयन कॉपर में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? कॉपर में। और जो यहाँ पे जिंक धातु का टुकड़ा था, ये जिंक आयन में बदल जाता है। जिंक, ये बदल जाता है जिंक आयन। बात समझ में? तो यहां पे ये जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही थी, इस रासायनिक अभिक्रिया में आप जरा देखिए कि क्या हो रहा है। इसे क्यूप्रिक आयन कहने का रीजन क्या है? देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि आयन किसे कहते हैं। किसी भी तत्व पर, किसी भी कंपाउंड पर उपस्थित जो चार्ज होता है, इसी को हम लोग आयन कहते हैं। या आप यूँ कहिए कि किसी भी तत्व से, किसी भी धातु से, किसी भी मेटल से जितने भी इलेक्ट्रॉन देने या ग्रहण करने की जो क्षमता होती है, वही उनका आयन व्यक्त करता है। बात समझ में? ठीक है, तो ये हो गया आपका क्यूप्रिक आयन, यानी आपका कॉपर सल्फेट का एक जलीय विलयन था, और इस कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में जब हमने जिंक धातु का एक टुकड़ा डाला,
तो हमने ये देखा कि कॉपर सल्फेट के विलयन में जो हमारा क्यूप्रिक आयन था, ये क्यूप्रिक आयन चेंज हो जाता है कॉपर में, और जो हमारा जिंक धातु था, ये जिंक धातु चेंज हो जाता है हमारा किसमें, जिंक आयन में। किसमें, जिंक आयन में। अब आप यहां देख पा रहे हैं ना कि क्यूप्रिक आयन यहां से ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल करके यहां गए, ठीक है। तो पहले तो क्यूप्रिक ने यानी कॉपर ने अपना 2 इलेक्ट्रॉनों का परित्याग किया और जिंक ने वही 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। यहाँ का कंडीशन क्या है, जरा जिंक के विषय में जिंक से बात करें तो यहाँ आप देख पा रहे हैं ना कि पहले कॉपर पे 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। और यहाँ जरा देखिए, अब कॉपर पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब आयन इसका शून्य हो गया। तो यहाँ आप देख रहे हैं ना इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है, कॉपर से इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, जिंक में चले गए। बात समझ में, ये जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, इसी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहते हैं या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ में, ठीक है। तो इसको आप जरा प्रयास करेंगे यहाँ से चीज़ें नोट करने का, क्योंकि अब समझिए कि केमिस्ट्री में जो कठिनाई का दौर है यहीं से शुरू होता है, ठीक है। अब चीज़ें जो हैं आप सुन करके उन्हें याद नहीं रख सकते। जो पिछली पुरानी टॉपिक्स थी वो लगभग इन सभी टॉपिकों से कुछ मात्रा में आसान थी, तो आप प्रयास करेंगे कि चीज़ों को लिखने का। चलिए देखिए, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया को ही ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। चलिए देखिए, रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, मतलब कि जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में एक अभिकारक से दूसरे अभिकारक पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, उन्हीं को हम लोग क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। बात समझ में आई, ठीक है। और रेडॉक्स अभिक्रिया क्या, एज ए एग्जांपल, जैसे कॉपर सल्फेट का हमने एक जलीय विलयन लिया AQ। AQ का मतलब होता है एक्वस सॉल्यूशन, जलीय विलयन, ठीक है। ये है आपका क्यूप्रिक आयन। क्यूप्रिक आयन, कॉपर का जो आयन होता है इसी को क्यूप्रिक आयन कहा जाता है। जब इस जलीय विलयन में हम जड़यन अर्थात जिंक का, जो कि सॉलिड स्टेट में है, धातु का एक टुकड़ा डाल देते हैं, हम क्या देखते हैं कि जो कॉपर पर 2 पॉजिटिव आयन है, ये 2 पॉजिटिव आयन हट जाता है, ये बदल जाता है क्यूप्रिक आयन से केवल कॉपर में। और यहाँ पे जो जड़यन हमारा सॉलिड था, जो जिंक सॉलिड था, ये चेंज हो जाता है एक्वस सॉल्यूशन में, जलीय विलयन में, और इस पर +2 चार्ज आ जाता है। तो यहाँ देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है, एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है। तो जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाओं में ये प्रक्रम होते हैं, उन रासायनिक अभिक्रियाओं को हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब हमको ये समझना है कि कब ऑक्सीकरण होता है, कब अपचयन होता है। चलिए, देखिए, जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन का परित्याग करता है तो उस पदार्थ को हम लोग अपचायक कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, लैंग्वेज थोड़ा सा उटपटांग है, कन्फ्यूजन वाला है। जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो उस पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, अपचायक कहते हैं।
और इलेक्ट्रॉन को त्यागने से जो अभिक्रिया होती है उसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीकरण। उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। लेकिन जब भी कोई इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है तो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने वाली जो अभिक्रिया होती है इसे हम लोग कहते हैं अपचयन। ठीक है, तो इनकी जरा परिभाषाओं को हम देखते हैं। जब इलेक्ट्रॉनों को, तो जो इलेक्ट्रॉनों का परित्याग करेगा, जो इलेक्ट्रॉन देगा, तो इलेक्ट्रॉन देने वाले पदार्थ को हम लोग कहेंगे अपचायक। अपचायक किसे कहेंगे? इलेक्ट्रॉन देने वाले पदार्थ को, देने वाले पदार्थ को। जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन देगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? अपचायक कहेंगे। और ये जो अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी? ऑक्सीकरण। क्या कहलाएगी? ऑक्सीकरण। और जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला पदार्थ, इसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीकारक। इसे हम लोग क्या कहेंगे? ऑक्सीकारक। और जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऑक्सीकृत होता है, इस घटना को हम लोग कहते हैं अपचयन। क्या कहते हैं? अपचयन। ठीक है, तो ऑक्सीकरण अलग होता है, अपचयन अलग होता है। लेकिन किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में केवल एक होना संभव नहीं है, मतलब ऑक्सीकरण ही हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। केवल और केवल ये तभी पॉसिबल होते हैं जब किसी कंबाइन स्टेट के, मतलब जब कोई अकेला, जैसे मान लीजिए हमारा हाइड्रोजनियस प्लस है, जब ये इस प्रकार से डिसोसिएट होगा ई नेगेटिव, अब ये जा करके जो है ऑक्सीकृत हो रहा है। बात समझ में आई? ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन का परित्याग कर रहा है। बात समझ में? और इलेक्ट्रॉन परित्याग कर रहा है अर्थात यहाँ पे अपचायक, ये अपचायक हो गया। बात समझ में? अर्थात यहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है। तो जब इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है तो वहाँ पे केवल ऑक्सीकरण या अपचयन होता है। या फिर जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के किसी रासायनिक अभिक्रिया को कर रहे होते हैं तो वहाँ रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, मतलब ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है, कोई एक पॉसिबल नहीं होता वहाँ पे। तो जब भी कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन देगा किसी को, तो देने वाले पदार्थ को, इलेक्ट्रॉन देने वाले पदार्थ को हम लोग कहेंगे अपचायक, और उसकी यह अभिक्रिया ऑक्सीकरण कहलाएगी। लेकिन जब भी कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाले पदार्थ को हम लोग ऑक्सीकारक कहते हैं, और उनकी यह अभिक्रिया अपचयन कहलाती है। बात समझ में आई? ठीक है, ऑक्सीकरण और अपचयन की। अच्छा, एक चीज़ और आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि किसी भी पदार्थ में जो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तित करता है। मतलब इलेक्ट्रॉन जितने भी जा रहे हैं या आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण ऑक्सीकरण संख्या बनाता है। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये था हमारा रेडॉक्स अभिक्रिया यानी ऑक्सीकरण और अपचयन। अब हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं। हमारा अगला टॉपिक है वैद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व। वैद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व मतलब क्या है? इसका मतलब सुनिए, वैद्युत अपघटन का मतलब क्या है? कोई रासायनिक अपक्रिया हो, अगर उसका जलीय विलयन बना रहे हैं आप, तो जलीय विलयन बनाने पर वो अगर अपने आयनों में डिसोसिएट हो जा रहा है तो इसे हम लोग कहेंगे वैद्युत अपघटनी विलयन। ठीक, जैसे अगर आप पानी में NaCl घोल दो, सोडियम क्लोराइड घोल दो, तो इन्हें पॉजिटिव Cl नेगेटिव में टूट जाता है ना, तो ये जो सोल्यूशन बनता है इसको आप लोग कहोगे वैद्युत अपघटनी विलयन। तो इसमें हम देखेंगे वैद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व, मतलब उसमें कैसे वैद्युत धारा वगैरह बहती है। तो यार सबसे पहले हम समझते हैं, इसमें जो पहला टॉपिक पढ़ना है, ये हमको पढ़ना है प्रतिरोध। क्या पढ़ना है? प्रतिरोध। आपने ओम का नियम पढ़ा है, ओम के नियम से जरा प्रतिरोध को परिभाषित करें अगर हम, तो ओम के नियम में ये होता है या V/, इसी को ओम का नियम कहा जाता है। और इस ओम के नियम के मुताबिक किसी भी कोई भी
अगर वैद्युत अपघट्य का विलयन है तो वैद्युत अपघट्य के विलयन में अगर विभवांतर, जो उस विलयन में विभवांतर लगाया जाएगा, लगाए गए विभवांतर तथा उसमें बहने वाली जो धारा होती है, इसी धारा के अनुपात को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। बात समझ में आई? ठीक है। और अगर ओम के नियम के मुताबिक हम बात करें तो देखिए, किसी भी चालक में स्थापित किया गया विभवांतर उस परिपथ में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। और जब आप ये सिंबल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है कैपिटल आर, ठीक। और इस कैपिटल आर को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध का जो मात्रक होता है ये ओम होता है। क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। इसको हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वाला सिंबल ओमेगा का है। बात समझ में आई? ठीक है। तो प्रतिरोध किसे कहते हैं? विभवांतर तथा बहने वाली धारा के अनुपात को हम लोग उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। आप प्रतिरोध का यहाँ पे ओम ओमेगा के अलावा कोई मात्रक निकालना चाहते हैं तो आप देखिए, यहाँ से हो जाएगा विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट और विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, तो हो जाएगा वोल्ट प्रति एम्पियर। बात समझ में आई? ठीक है। तो प्रतिरोध किसे कहते हैं? किसी फिजिक्स के लैंग्वेज में अगर इसको हम परिभाषित करें तो फिजिक्स में इसकी परिभाषा होती है, किसी चालक में लगाए गए विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा के अनुपात को उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इसे कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका मात्रक ओम होता है। इसे ओमेगा से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, शेष कल पढ़ते हैं।